ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एग्ज़ाम। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, बट इस बुक के अंदर हम सिर्फ 3 पे मेन फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करने से पहले और रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिल जाती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन में एंजाइम यूज़ हो रहा है तो उसे कहेंगे सबस्ट्रेट ना, पूरे रिएक्शन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को। ठीक है, तो उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि आज हमने कवर कर लिया था। अब आते हैं टेम्परेचर। ठीक है, द प्रोटीन नेचर ऑफ द एंजाइम मेक देम एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अच्छा जी, द प्रोटीन नेचर ऑफ द एंजाइम मेक देम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू थर्मल चेंजेस। Enzyme activity occur within the narrow range of temperature compared to the ordinary chemical reaction. Enzyme catalyze the randomly colliding with substrate molecule, increasing temperature and increase collision, which also increases the rate of reaction. देखो सीधी सी बात बताता हूँ, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर से पढ़ें तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का टेम्परेचर सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज़्यादा होता है और गैस का उससे ज़्यादा होता है। ऐसा ही है ना। सॉलिड को जो अगर ज़्यादा हम टेम्परेचर दे देते तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्दर गैस, तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, मोशन रैंडम मोशन में क्रिएट हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो यही भी बात कर रहे हैं कि एंजाइम का काम क्या है कि वो ज़्यादा जल्दी तेज़ रिएक्शन करवा देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन तेज़ हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए तभी तो रिएक्शन तेज़ होता है, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना फास्टली रिएक्शन होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और एंजाइम दोनों एक वक्त में आ जाएंगे, तो एंजाइम तो ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर रहा है और हम दूसरी जगह पे एनर्जी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो कम एनर्जी में जो रिएक्शन होना था वो ज़्यादा एनर्जी में ज़्यादा रिएक्शन होगा। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं ये चीज़ वापसी एक दफ़ा का रिवाइज़ करवा दूँगा। मैंने क्या कहा कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। पार्टिकल जो हैं, गैस पार्टिकल या लिक्विड या सॉलिड, कोई भी, ये जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या रिएक्टेंट होता है एंजाइम के केस में। रिएक्टेंट जो है, एक तो एंजाइम दिया तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई, उसी वक्त अगर हम टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देंगे तो एक तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन फास्ट होता है, एंजाइम की वजह से भी फास्ट होता है, दोनों मिल जाएंगे तो बहुत तेज़ रिएक्शन होगा। यही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, फॉर्मिंग अबाउट प्रोडक्ट, ये प्रीवियस को हमने अटैच करा, ये मैंने क्लियर कर दिया। हाउ एवर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज द वाइब्रेशन। एंजाइम की वजह से भी वाइब्रेशंस होती हैं और टेम्परेचर की वजह से भी होती हैं। वाइब्रेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट। ठीक है, these changes decreases the rate of enzyme action and it may ceased completely। जब एक ही वक्त में, ओके, मैं थोड़ा सही तरीके से समझाता हूँ। कोई भी मशीन है, फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, उसको उसकी एफिशिएंसी 100% है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। मान लो एक वक्त के लिए कि मैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 140 और मैं उसको ले गया 140 से ज़्यादा, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत ही हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवा दिया, मैंने उसके अंदर सुपर कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया ताकि कोई भी एनर्जी मेरी हीट में वेस्ट ना हो। ठीक है, वो 140 की मैक्सिमम स्पीड थी, वो 150 तक कार को मैंने एक्सेलरेट कर दिया, और एक वक्त आएगा उसकी एफिशिएंसी 100% जो 140 थी उससे ज़्यादा अगर मैं निकल गया तो कार हो जाएगी सीज्ड, इंजन हो जाएगा बंद। समझ आ रही है? यही यहाँ पे कह रहे हैं, फिर से एक दफ़ा पढ़ते हैं
These changes decreases the rate of enzyme action और it may ceased completely. ठीक है. अच्छा, in summary, as temperature increases, initially the rate of reaction will increases. देखो, ये टेम्परेचर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है. स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है. जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और एक वक्त आएगा ये अपनी पीक पे चला जाएगा. ठीक है. उस पीक के बाद अगर मैं फर्दर टेम्परेचर और इंक्रीज़ करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अचानक से बहुत बड़ा स्लोप देखने को मिलेगा और पूरा सीज़ हो जाएगा और ज़ीरो पे आके रुक जाएगा. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़ीरो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो गया एट 60 सेल्सियस टेम्परेचर. तो मैं यही कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन तो तेज़ होता है, मगर एक वक्त आता है कि वो सीज़ हो जाएगा, पूरा रुक जाएगा और डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे. ठीक है. पीएच, अच्छा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा ये भी क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. एंजाइम आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि उनकी क्या क्वालिटी है. हम ऐसे ही कहते हैं ना कि अच्छी जगह की कोई चीज़ यूज़ करोगे तो ज़्यादा टाइम चलेगी और बुरी जगह की चीज़ यूज़ करोगे तो कम टाइम चलेगी. ये हम एक नॉर्मल सी एग्जांपल अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं. सेम केस फॉर पीएच. पीएच जितना वैल्यूएबल एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा, जितना कम होगा उतना बुरा होगा. एंजाइम आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच. ठीक है. ड्यू टू देयर प्रोटीन नेचर, ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट ऑफ नैरो रेंज ऑफ पीएच. तकरीबन सबकी पीएच सेम होती है. द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज़ मोस्ट एक्टिव इज़ नोन एज द ऑप्टिमम पीएच. देखो, जिस तरीके से वाटर की हम बात करते हैं तो 7 ऑप्टिमम है, वरना 6.9 6.7 भी अच्छा में आता है, मगर ऑप्टिमम क्या है, 7 होता है, ना बेसिक ना एसिडिक. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी एक ऑप्टिमम पीएच है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है. पेप्सिन वर्क एट अ लो पीएच. अगर पेप्सिन एंजाइम को मैं एक्टिव करना चाहता हूँ तो मुझे लो पीएच चाहिए. वाई? बिकॉज इट इज़ हाईली एसिडिक. तो एसिडिक है तो बेसिक नेचर में ये एक्टिव हो जाएगा. अच्छा, एसिडिक और बेसिक टर्म मैं यूज़ नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन हो जाएगी. अभी के लिए बस इतना कि देखो भाई, जो हर किसी की एक ऑप्टिमम पीएच होती है उसको वो मिल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा. एसिडिक है तो उसको बेसिक चाहिए होगा, बेसिक है तो उसको एसिडिक चाहिए होगा. ठीक है. पॉइंट्स में, फिगर्स पे बात नहीं करते. मोस्ट एंजाइम वर्क एट न्यूट्रल, यानी कि पीएच 7.4. अब तुम बोलोगे कि सर या स्टूडेंट कहेंगे सर 7.4 क्यों, आपने तो 7 कहा था. देखो, वो वाटर के केस में है, ना एसिडिक ना बेसिक. केमिकल रिएक्शन में हर किसी का ऑप्टिमम अलग होता है. एंजाइम के केस में 7.4 है. स्मॉल चेंजेस इन पीएच अबव और बिलो द ऑप्टिमम डू नॉट कॉज अ परमानेंट चेंज. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क होगा. देखो, ऑप्टिमम पे अगर हम हैं, एक वक्त पहले ज़ीरो पे हैं, ठीक है, पीएच ज़ीरो है. ऐसा ऐसा करके पीएच वैल्यू मैंने इंक्रीज़ करी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया. ऑप्टिमम पे जाएगा तो बिल्कुल मैक्सिमम. मान लो ये इधर नीचे 7.4 है और 7.4 पे हम देख रहे हैं कि ऑप्टिमम पीएच अटेन हो गया है और इधर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है. फिर इससे आगे जाएंगे तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना स्टार्ट होगा और 14 पे आके ये रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा. पीएच वैल्यू बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है, मगर ऑप्टिमम से आगे निकल गए तो कम हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मगर पीक पॉइंट यानी कि एक सर्टेन पॉइंट है टेम्परेचर का, उससे आगे निकल गए तो पूरा रिएक्शन सीज हो जाएगा. सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मगर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन से आगे रेट ऑफ जितनी भी कंसनट्रेशन हो, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, कम नहीं होता. इन दोनों में कम होता है. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. ये बस समझना है, याद नहीं करना. पढ़ लेते हैं. एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट. जाहिर सी बात है, मान लो ये एंजाइम है, देखो ये रिएक्टेंट था. एंजाइम
कि जो एक्टिव साइट्स क्या होती है, हुक वाली साइट्स होती है जो जाके अटैच होती है सबस्ट्रेट के साथ, और ये मिल गया, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट वाइल एंड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, एंजाइम रिएक्टेंट से जाके मिलता है तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। उस रिएक्टेंट को मैं रिएक्टेंट इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि हमें रिएक्टेंट से इजीली समझ आएगा, मगर एक्चुअल में एंजाइम के केस में उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। एंजाइम exposes its active site to attract specific substrate। एंजाइम क्या करता है, अपना जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज कर देता है सबस्ट्रेट को, और सबस्ट्रेट को दिखता है कि भाई ये खाली जगह मुझे दिख रही है, यहाँ पे जाके मैं पनाह ले लेता हूँ, और ये दोनों मिल जाते हैं। और इस तरीके से ये मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आफ्टर विच द product is formed and enzyme is detached from it and used again for the same reaction। देखो सबस्ट्रेट है, ये रिएक्टेंट है, इसके साथ आके मिल गया, ये दोनों मिल गए, और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में ये रिएक्ट हो जाता है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट है, रिएक्ट हो जाता है, और इसके केस में ये प्रोडक्ट, ओह नो वेट, ये एंजाइम है और ये रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट। एंजाइम ने अपना एक्टिव साइट एक्सपोज कर दिया किसको, रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट आके अटैच हो गया, इस तरीके से अटैच हो गया कि अब ये नहीं निकल सकता। आई टोल्ड यू लाइक हुक, ठीक है। फिर ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, दोनों ये रिएक्टेंट जितने भी आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस एंजाइम ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये डिटैच कर दिए जाते हैं, और एंजाइम वैसे का वैसा ही रहता है। देखो पहले भी ऐसा था, बाद में भी ऐसा, जबकि जो रिएक्टेंट यानी कि जो सबस्ट्रेट आए थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं अब प्रोडक्ट में। तो ये है टोटल मैकेनिज्म। नीचे वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, हम आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। क्यों ये इतना ख़ास है, इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है। अच्छा, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन 1000 known enzymes and all work with their own substrate। ऐसा नहीं है कि अगर पेप्सिन है तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम B90 है तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ये उन्हीं के साथ रिएक्ट करेंगे जिनका लॉक एंड की मॉड्यूल मिलता है। जिस तरीके से ताला है तो उस ताले में वही चाबी लग सकती है जो उसके लिए बनाई गई है, ठीक है। इसी तरीके से एक एंजाइम है, उस पर उसका हुक उस जैसा, यानी कि उसका जो हुक है अगर उस जैसा सबस्ट्रेट उसको मिला तो ही वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आसानी से पनाह ले लेगा और फिर डिटैच नहीं होगा रिएक्शन से पहले। तो इसी तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, देयरफॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम, कहाँ पढ़े थे, करेक्टरिस्टिक्स में। देयरफॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन ओनली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, अभी जैसा कि आई टोल्ड यू, एंड इट्स ऑल ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का जो शेप है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट आएगा। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम possesses some geometric shape, and as the enzyme are made up of protein and protein contain different type of amino acid which carry different charges nature like acidic, basic, etc. Hence active site is highly specific to its substrate। देखो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसके एक्टिव साइट का, यहाँ के एक्टिव साइट का शेप डिफरेंट है। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं अटैच हो सकते, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं अटैच हो सकता, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। देखो ऐसा ही है ना, इस जगह पे, इस जगह इस एक्टिव साइट के लिए यही सबस्ट्रेट है, शेप से दिख रहा है, इस एक्टिव साइट के लिए यही वाला सबस्ट्रेट है, और इस एक्टिव साइट के लिए यह वाला सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जो जिसके लिए बनाया गया है वो उसी के लिए साथ काम करेगा, ना कि सबके साथ। स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। सम ऑफ द एंजाइम्स some of the enzyme catalyze the reaction by recognizing the bond formed between the molecule, the functional group present in the molecule or the geometrical shape of the molecule। अच्छा, इस पर फोकस नहीं करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा जी जी, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये एक हिंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर एंजाइम वर्क इनसाइड द सेल सच एज एटी फेज, cytochrome C reductase, etc. And extracellular enzyme work outside the cell such as pepsin lipase. Pepsin lipase, lipase कहाँ पे होता है? lipase enzyme हमारे सलाइवा में होता है। पेप्सिन हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है। तो सेल के बाहर ये बड़े एंजाइम्स होते हैं। हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारी ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं फूड के साथ जो शायद हम नहीं कर सकते। हम विद द हेल्प ऑफ किसी लेबॉर्ट्री हेल्प से भी हम वो नहीं कर सकते, जो हमारा स्टमक अकेला काम कर रहा है। तो बात यह है कि इतनी हाई एनर्जी के साथ भी हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल होगा। वो हमारा इतना छोटा सा स्टमक कर कैसे रहा है? बेसिकली उसके पास एंजाइम है। एंजाइम रिएक्शन को तेज़ कर रहा है, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी लो करके। तो ये जो हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, वो सेल के बाहर होते हैं, जैसे कि बड़े वाले पेप्सिन लाइपेज, और छोटे वाले जैसे कि एटी फेज या साइटोक्रोम एक्सेट्रा। ठीक है, समरी एक नज़र पढ़ लेना। एमसीक्यू सारे खुद सॉल्व करने हैं बच्चों को, और फिल इन द ब्लैंक्स भी खुद करनी है। बाकी ये चैप्टर एंड हो गया। अब इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक्स टुमारो।